जैसा कि आप जानते हैं कि 7QC टूल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज़ हमेशा इंडस्ट्री में किया जाता है और इंटरव्यू में भी 7QC टूल के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 7QC टूल्स के बारे में। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 7QC टूल्स क्या होता है। देखिए, जब कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो बनाते वक्त प्रोसेस में या उस प्रोडक्ट में कुछ न कुछ कभी न कभी कुछ क्वालिटी इशू होते हैं। उस क्वालिटी इशू को सॉल्व करने के लिए जो 7 टेक्निक हम यूज करते हैं उसी को हम 7QC टूल्स कहते हैं। दोस्तों ये 7QC टूल्स कौन कौन सा होता है आइए देखते हैं। यह 7QC टूल जो होता है वह चेक शीट, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्ट्रेटिफिकेशन, परेटो डायग्राम, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, ये 7 जो होते हैं वह 7QC टूल्स कहा जाता है। दोस्तों इसके पहले हमने चेक शीट पे वीडियो बनाया था, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया था और आप लोगों ने उसे पसंद भी किया। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन से देख सकते हैं या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उससे भी आप देख सकते हैं। आज हम समझने वाले हैं जो 7QC टूल्स का जो दूसरा टूल होता है काउज एंड इफेक्ट डायग्राम, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 7QC टूल का जो दूसरा टूल है काउज एंड इफेक्ट डायग्राम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि काउज एंड इफेक्ट डायग्राम किसे कहते हैं। देखिए, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम को हम 2 और नामों से जानते हैं, फिश बोन डायग्राम और इशिकावा डायग्राम। देखिए, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम पोटेंशियल काउज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद वैलिडेट करके हम जब इसको हम रूट काउज पर पहुंचते हैं, इसीलिए इसे हम काउज एंड इफेक्ट डायग्राम कहते हैं। फिश बोन डायग्राम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो डायग्राम होता है वह फिश बोन की तरह दिखता है, यानी कि मछली की कांटे की तरह दिखता है, इसीलिए इसे हम फिश बोन डायग्राम कहते हैं। इशिकावा डायग्राम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस कंसेप्ट को इस टूल को इशिकावा जी ने डेवलप किया था, इसीलिए इसे हम इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है काउज एंड इफेक्ट डायग्राम या फिश बोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम, तीनों का मतलब एक ही होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि काउज एंड इफेक्ट डायग्राम होता क्या है। देखिए, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम एक ऐसा टूल है जो कि पोटेंशियल काउज को आइडेंटिफाई करता है, यह रूट काउज को आइडेंटिफाई नहीं करता है। यदि आपको इंटरव्यू में यह बात पूछा जाता है कि काउज एंड इफेक्ट डायग्राम या फिश बोन डायग्राम किसे कहते हैं, तो कभी भी आप मत यह कहिए कि काउज एंड इफेक्ट डायग्राम रूट काउज को पता लगाता है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि काउज एंड इफेक्ट डायग्राम जो है पोटेंशियल काउज को पता लगाता है, डायरेक्टली वह रूट काउज का पता नहीं लगाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि रूट काउज किसे कहते हैं और पोटेंशियल काउज किसे कहते हैं। देखिए, जब कोई प्रॉब्लम आती है और जब हमें पता चल जाता है कि इसका मूल कारण क्या है प्रॉब्लम आने का, तो ऐसे उस पर जब हम एक्शन लेते हैं तो ऐसे कारण को हम रूट काउज कहते हैं। पोटेंशियल काउज किसे कहते हैं, जब हमारे दिमाग में यह घूमने लगता है कि इसका कारण क्या हो सकता है, या मैन ने इसको नेग्लिजेंसी किया, या मटेरियल गलत यूज हुआ, या फिर मशीन ने गलत बनाया, तो ऐसे चीज को, ऐसे कारण को जब तक हमें रूट काउज पता नहीं चलता है, केवल हम संभावनाएं व्यक्त करते हैं, तो ऐसे कारण को हम पोटेंशियल काउज कहते हैं। और जब हम पोटेंशियल काउज का पता लगाते हैं, उसके बाद हम वैलिडेट करते हैं, तब जाकर हमें रूट काउज का पता चलता है। ये आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि काउज एंड इफेक्ट डायग्राम को समझने के लिए आपको 4M समझना बहुत जरूरी है। 4M में क्या क्या आता है, मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो उसमें मैन होना जरूरी है, बिना मैन का कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। मशीन होना जरूरी है, बिना मशीन का कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। मटेरियल होना चाहिए, यानी रॉ मटेरियल के बिना हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते। और मेथड यानी काम करने का तरीका होना चाहिए। यह 4 चीज जो है होना जरूरी है, तभी कोई ना कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं। दोस्तों कहीं कहीं आपको 4M के जगह पे 6M का भी यूज किया जाता है और 8M का भी यूज किया जाता है, लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप 4M के बारे में समझ लीजिए और इसी पे हम आपको काउज एंड इफेक्ट डायग्राम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर एक बार आपको 4M में समझ में आ गया तो आप 6M या 8M कोई का भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि फिश बोन डायग्राम बनाया कैसे जाता है।
देखिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है कोई प्रोडक्ट में, तो आपको राइट साइड में प्रॉब्लम का नाम लिख देना है, जहाँ पे इफेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद चारों चीज़ लिखना है, 4M लिखना है, मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। और इसको लिखने के बाद इसको एरो से इसको मिला देना है, जिस तरह से हमने यहाँ मिलाया है। इस तरह से आप फिश बोन डायग्राम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं और उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिश बोन डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है। इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में मैंने एक प्लास्टिक का पार्ट लिया है और यह है प्लास्टिक का पार्ट। यह कोई कंपनी बनाती है और अपने कस्टमर को सप्लाई करती है। कस्टमर एंड से प्रॉब्लम आता है कि कोई कोई पार्ट इसमें जो है यह फिट नहीं हो रहा है, यानी कि इसका इनर डाया जो है अंडर साइज है। हमने वो पार्ट को कलेक्ट किया और देखा कि पार्ट जो है, कोई कोई पार्ट ऐसा मिल रहा है जिसमें इनर डाया अंडर साइड है, जिसके चलते वो फिटमेंट में प्रॉब्लम आया। इसी चीज को हमें फिश बोन डायग्राम में बनाना है। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले आप राइट साइड में प्रॉब्लम को लिख दीजिए। हमने यहाँ पे लिखा है इनर डाया अंडर साइज। उसके बाद आप जैसे हमने बताया मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड लिख दीजिए। और मैन से, मशीन से और मेथड से और मटेरियल से जो भी संभावनाएं हैं कारण होने का, वो चीज़ आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने मैन पे लिखा है कि ऑपरेटर स्किल्ड है कि नहीं, उसको हम चेक करेंगे। ऑपरेटर नेग्लिजेंसी तो नहीं हुआ। उसके बाद ऑपरेटर फैटिक तो नहीं था, यानी तनाव में तो नहीं था। तो मैन से रिलेटेड यह कारण हो सकता है। मशीन से क्या हो सकता है कि ये रॉन्ग जो मशीन जो है, वो रॉन्ग मशीन तो नहीं यूज हो गया है, मशीन कोई चेंज तो नहीं हुआ था, मोल्ड का जो कंडीशन सही था कि नहीं था, और इसके कैविटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी। तो इस तरह से आप मशीन के बारे में जो भी संभावनाएं हैं, जो भी पॉसिबल कारण हो सकते हैं, उसको यहाँ लिख देना है। और उसके बाद मटेरियल में क्या लिखना है, जो हमने ग्रेड प्लास्टिक का यूज़ किया था वह ग्रेड सही था कि नहीं, यानी कि यह पुअर क्वालिटी का तो नहीं यूज हुआ। इस टाइप का जो भी मटेरियल का जो संभावना है, उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। मेथड में क्या लिखेंगे, हम देखेंगे कि जो मटेरियल जो हमने यूज़ किया है वह प्री हीट हुआ है कि नहीं, क्योंकि प्लास्टिक में पहले हम प्री हीट करते हैं, हुआ था कि नहीं। रॉन्ग पैरामीटर तो सेट नहीं हो गया था, और मोल्ड से निकलते समय इसको हैंडलिंग सही हुआ था कि नहीं, वर्क इंस्ट्रक्शन फॉलो हुआ था कि नहीं। जो भी पॉसिबल कारण है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड से आप लिख दीजिए। आइए इसको हम जो 4M हमने लिया, इसको फैक्ट वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि इससे किस तरह से हम पता लगाते हैं रूट का, उसके तरफ कैसे जाते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हमने मैन का चेक किया। मैन में हमने चेक किया कि जो ऑपरेटर काम किया था वह स्किल्ड था कि नहीं था। हमने पता लगा कि वह स्किल्ड था। उसके बाद हमने पता लगा कि ऑपरेटर नेग्लिजेंसी तो नहीं किया था, तो वो पता चला कि नहीं, ऑपरेटर नेग्लिजेंसी नहीं किया था। उसके बाद यह भी हमने देखा कि ऑपरेटर फैटिक तो नहीं था, यानी तनाव में तो नहीं था, तो वो भी सही निकला, यानी कि मैन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिला। इसलिए हम रिजल्ट में इसको ओके लिखेंगे। अब आइए हम बात करते हैं मशीन का। मशीन में हम क्या क्या चेक करेंगे, मशीन हम चेक करेंगे कि जब जिस समय यह प्रोडक्ट बना था कोई मशीन चेंज तो नहीं हुआ था, हमने पाया ओके मशीन पे बना था। दूसरा हम देखेंगे कि कोई रॉन्ग मोल्ड तो नहीं लग गया था, तो वो भी हम देखेंगे और पता चला कि यह मोल्ड भी सही लगा था। उसके बाद और भी चेक कर लेंगे, जैसे कि मोल्ड का एयर वेंट क्लोज था कि नहीं, वो भी देख लेंगे। और उसके बाद हम जब देखें कि केविटी उसमें है, ये 4 केविटी का यह पार्ट बनता है, और हमने देखा कि एक केविटी जो है उसमें प्रॉब्लम है, इसीलिए इस मशीन से रिलेटेड जो उसमें केविटी है, मोल्ड में केविटी है, उसमें एक केविटी खराब है, उसका पंच वियर आउट हो गया है, जिसके चलते यह जो है इसका अंडर साइज एक पार्ट में आ रहा है। इसीलिए हमने इसको एनजी कर दिया, यानी कि मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इसको हम एनजी लिख दिया। मटेरियल का जो है, मटेरियल में हमने देखा कि कोई ग्रेड मटेरियल चेंज तो नहीं हुआ, हमने पाया ओके है। पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है नहीं, ये सही मटेरियल यूज हुआ है, ये भी सही निकला। मेथड में हम चेक करेंगे कि जो प्लास्टिक मटेरियल जो है प्री हीट हुआ था कि नहीं हुआ था। हमने देखा कि यह सही ढंग से हीटेड हुआ था। उसके बाद रॉन्ग पैरामीटर का हमने चेक किया, और डाटा से हमें पता चला कि पैरामीटर जो है सही लगा है, मटेरियल हैंडलिंग भी सही हुआ है, वर्क इंस्ट्रक्शन भी फॉलो हुआ है। तो इसका मतलब कि मेथड जो है वह ओके है। तो हमने यह पाया कि जो मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, जिसमें मोल्ड का कैविटी है उसमें दिक्कत है, तो इसीलिए मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आया। अब हम जब मशीन से प्रॉब्लम हमें पता चल गया कि मोल्ड का डिफेक्ट है, तो हम इसको वैलिडेट करेंगे, वाई वाई एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद हम उस पर एक्शन लेंगे और कस्टमर को हम कापा सबमिट कर देंगे।
तो दोस्तों इस तरह से मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड का हम फैक्ट वेरिफिकेशन करते हैं और जिसमें हमें प्रॉब्लम पता चलता है उसका हम वाई वाई एनालिसिस करके और अपने कस्टमर को कापा के रूप में एक्शन प्लान सबमिट करते हैं। दोस्तों कापा पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है और 4M, 6M और 8M पे भी हमने वीडियो बनाया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन से भी देख सकते हैं या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे रखा है, उससे भी आप देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट से भी आप सभी वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियर कंसेप्ट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में जो 7QC टूल का जो तीसरा टूल है उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।